कंप्यूटर विज्ञान क्लास 11th NCERT का चैप्टर आज हम 4 पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसमें समस्या समाधान का परिचय पढ़ना है और इसका आज हम परिचय देखेंगे। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये अध्याय 4 आ गया, इसको स्टार्ट करेंगे आज। समस्या समाधान का परिचय। आज कंप्यूटर हमारे चारों ओर हैं, सही बात है। हम उनका उपयोग विभिन्न कार्यों को तेज और अधिक सटीक तरीके से करने के लिए करते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करके हम ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे साइड में कुछ लाइन दी हुई है जो कि लिखा हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान एक अमूर्तता का विज्ञान है। समस्या के लिए सही मॉडल बनाना और इसे हल करने के लिए उपयुक्त मशीन योग्य तकनीकों का आविष्कार करना। ये किसने कहा है? ए आहो और जेऊ उल्मन ने किया था। यहाँ पे लिखा है उल्मन। इन्होंने ये लाइन कही है। आगे क्या कहता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारे पास एक विशाल रेलवे नेटवर्क है। इसलिए रेलवे आरक्षण एक जटिल कार्य है। आरक्षण में कई पहलुओं की जानकारी शामिल है। आगे कहता है कि जैसे ट्रेन का विवरण यानी ट्रेन का प्रकार और प्रत्येक ट्रेन में बर्थ और डिब्बों के प्रकार, उनका समय सारणी आदि, ये सारी ट्रेन के विवरण हैं। कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ टिकट बुकिंग और कई अन्य संबंधित कारक, यह केवल कंप्यूटर के उपयोग के कारण ही है। आगे कहता है कि आज ट्रेन टिकट बुक करना आसान हो गया है। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग ने हमें कहीं से भी कभी भी टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करके हमारी सुविधा बढ़ाई है। आगे कहता है कि हम आमतौर पर कंप्यूटरीकरण शब्द का उपयोग कंप्यूटर का उपयोग करके किसी भी नियमित मानवीय कार्य को कुशलतापूर्वक स्वचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है और इसलिए समस्या समाधान एक आवश्यक कौशल है जिसे एक कंप्यूटर विज्ञान छात्र को जानना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर स्वयं समस्या को हल नहीं कर सकते। समस्या को हल करने के लिए हमें सटीक चरण दर चरण निर्देश देने होते हैं। इसलिए किसी समस्या को हल करने में कंप्यूटर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम समस्या को कितनी सही और सटीक रूप से परिभाषित करते हैं।
समाधान एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं और प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके समाधान यानी प्रोग्राम को लागू करते हैं। ये तीनों एक ही चीज कहा जा रहा है। इसलिए समस्या समाधान वह प्रक्रिया है जिसमें समस्या की पहचान करना, पहचानी गई समस्या के लिए एल्गोरिदम विकसित करना और अंत में एल्गोरिदम को लागू करके कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करना शामिल है। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। समस्या समाधान के लिए कदम देखेंगे क्या उठाया जाता है। मान लीजिए कि ड्राइविंग करते समय एक वाहन अजीब शोर करने लगता है। हमें तुरंत समस्या का समाधान पता नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि शोर कहाँ से आ रही है। यदि समस्या को हम स्वयं हल नहीं कर सकते तो हमें वाहन को मैकेनिक के पास ले जाना होगा। मैकेनिक समस्या का विश्लेषण करेगा ताकि शोर के स्रोत को पहचाना जा सके। किए जाने वाले कार्य को योजना बनाएगा और अंत में शोर को दूर करने के लिए वाहन की मरम्मत करेगा। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि समस्या का समाधान खोजने में कई कदम शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे साइड में कह रहा है कि गीगो जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट की शुद्धता प्रदान किए गए इनपुट की शुद्धता पर निर्भर करती है। हमने अभी यहाँ तक पढ़ा। इसके आगे देखते हैं कि जब समस्या और आसान होती है, जब समस्या सरल और आसान होती है, यहाँ पे कह रहा है, तो हम आसानी से समाधान पा सकते हैं। लेकिन एक जटिल समस्या के लिए सही समाधान खोजने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें समस्या समाधान तकनीकों को लागू करना होता है। समस्या समाधान की शुरुआत समस्या की सटीक पहचान से होती है और यह एक पूर्ण कार्यशील समाधान के साथ समाप्त होती है, जो कि एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए आवश्यक मुख्य कदम चित्र 4.1 में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि समस्या का कदम पहला है समस्या को एनालाइजिंग करना कि समस्या किस प्रकार का है। दूसरा कदम है यहाँ डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम का विकसित करना। और तीसरा कदम है कोडिंग करना और चौथा है टेस्टिंग करना और डिबगिंग करना। ये सारे 4 कदम हैं हमारे समस्या समाधान करने के। आगे कहता है कि समस्या समाधान के लिए कदम जो निम्नलिखित उपखंडों में चर्चा किया गया है, मैंने ऊपर के जो भी चित्र है इसमें चर्चा किया गया है। पहला है समस्या का विश्लेषण करना। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। समाधान खोजने से पहले समस्या को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है। यदि हमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हल करना है, तो हम ऐसे प्रोग्राम विकसित कर सकते हैं जो हमारे उद्देश्यों को पूरा न करें। इसलिए हमें समस्या विवरण को ध्यान से पढ़ना
और विश्लेषण करना चाहिए ताकि हम समस्या को मुख्य घटकों को सूचीबद्ध कर सकें और यह तय कर सकें कि हमारे समाधान में कौन कौन से मुख्य कार्य क्षमताएं होनी चाहिए। समस्या का विश्लेषण करके हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को कौन कौन से इनपुट स्वीकार करने चाहिए और कौन कौन से आउटपुट उत्पन्न करने चाहिए। आगे कहता है 4.2.2 में कि एक एल्गोरिदम विकसित करना। ये हम लोग का दूसरा चरण है ढूंढने का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, दूसरा स्टेप है। तो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि एल्गोरिदम सटीक कदमों का एक सेट जिसका पालन करने पर समस्या हल हो जाती है या आवश्यक कार्य पूरा हो जाता है, ये कह रहा है। आगे हम समझ लेते हैं इसको क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। किसी दिए गए समस्या के लिए प्रोग्राम कोड लिखने से पहले समाधान तैयार करना आवश्यक है। समाधान को प्राकृतिक भाषा में प्रस्तुत किया जाता है और इसे एल्गोरिदम कहा जाता है। जब हम किसी समस्या को प्रोग्राम करते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। हम एल्गोरिदम की कल्पना एक बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई रेसिपी की तरह कर सकते हैं। आगे क्या कहता है कि एक व्यंजन के लिए जिसमें स्पष्ट रूप से यह परिभाषित चरण होते हैं, यदि उनका पालन किया जाए तो अंत में व्यंजन तैयार हो जाएगा। हम एक प्रारंभिक समाधान योजना के साथ शुरू करते हैं और एल्गोरिदम को तब तक परिष्कृत करते हैं जब तक कि एल्गोरिदम इच्छित समाधान के सभी पहलुओं को पकड़ने में सक्षम न हो। जब तक हम समस्या को सही ढंग से नहीं समझ लेते हैं तब तक हम एल्गोरिदम नहीं लिखते हैं। आगे क्या कहता है, किसी दिए गए समस्या के लिए एक से अधिक एल्गोरिदम संभव है। कोई भी समस्या है उसके लिए एक से अधिक एल्गोरिदम संभव है और हमें सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना होता है। एल्गोरिदम अनुभाग 4.3 में चर्चा की गई है। एल्गोरिदम का मतलब चर्चा किया गया है 4.3 में, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी 4.2 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 4.2.3 में कोडिंग बताया गया है कि ये जो तीसरा स्टेप है समस्या को सॉल्व करने का, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एल्गोरिदम को अंतिम रूप देने के बाद हमें एल्गोरिदम को उस प्रारूप में परिवर्तित करना होता है जिसे कंप्यूटर समझ सके, ताकि इच्छित समाधान जो हमें चाहिए है वह समाधान उत्पन्न किया जा सके। प्रोग्राम लिखने के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जा सके। आगे कहता है कि कोडिंग प्रक्रियाओं का विवरण रिकॉर्ड करना और समाधान का दस्तावेजीकरण करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह बाद में प्रोग्रामों की समीक्षा करते समय सहायक होता है। कोडिंग को विस्तार से अनुभाग 4.8 में समझाया गया है। हम लोग कोडिंग को समझेंगे 4.8 में। अभी देख लेते हैं परीक्षण और डिबगिंग। जब हम लोग का कोडिंग हो जाता है तो ये चौथा स्टेप है जिसमें बताया जा रहा है कि बनाए गए प्रोग्राम का विभिन्न पैरामीटरों पर टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रोग्राम को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसे अपेक्षित समय के भीतर
प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह सभी संभावित इनपुट के लिए सही आउटपुट उत्पन्न करना चाहिए। सिंटैक्स त्रुटियों की उपस्थिति में कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। यदि उत्पन्न आउटपुट गलत है तो प्रोग्राम में किसी भी तार्किक त्रुटि के लिए जांच की जानी चाहिए। आगे कहता है कि सॉफ्टवेयर उद्योग जटिल अनुप्रयोग के विकास के दौरान मानकीकृत परीक्षण पद्धतियों जैसे यूनिट या घटक परीक्षण, एकीकरण परीक्षण, सिस्टम परीक्षण और स्वीकृति परीक्षण का पालन करता है। इतने सारे परीक्षण से हम लोग टेस्टिंग करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सॉफ्टवेयर सभी व्यावसायिक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपेक्षित रूप से काम करता है। ये सारे परीक्षण से हम लोग उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को हम लोग देख पाते हैं कि वो काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं। परीक्षण चरणों में पाए गए त्रुटियों या दोषों को डिबग या सुधारा जाता है। अगर नहीं अच्छा से काम करता है तो उस डिबग को हम लोग सुधारते हैं और प्रोग्राम को फिर से परीक्षण किया जाता है और फिर से यही प्रक्रियाएं हम लोग दोहराते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रोग्राम से सभी गलतियां हटा दी जाती हैं। आगे कहता है कि एक बार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित, परीक्षित और उपयोगकर्ता को सौंप दिया गया तब भी कार्यक्षमता के संदर्भ में समस्या उत्पन्न हो सकती है और समय समय पर उन्हें हल करने की आवश्यकता होती है। समाधान का रखरखाव इस प्रकार उपयोगकर्ता द्वारा सामना की गई समस्याओं को ठीक करना, उपयोगकर्ता की पूछताछ का उत्तर देना और यहाँ तक कि सुविधाओं के जोड़ने या संशोधन के अनुरोध को भी पूरा करना, ये सारी टेस्टिंग में हम लोग और डिबगिंग में करते हैं। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे 4.3 एल्गोरिदम। इसमें कहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ निश्चित क्रम में कदमों का पालन करके गतिविधियां करते हैं। गतिविधियां के उदाहरण में स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता बनाना और साइकिल चलाना, टाई पहनना, पहेली हल करना आदि शामिल है। तो ये सारी कार्य को हम लोग एल्गोरिदम कह सकते हैं। आगे क्या कहता है कि प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने के लिए हम कदमों के एक क्रम का पालन करते हैं। जो भी गतिविधियां होती हैं उसको हम लोग पूरा करने के लिए पहले एक कर्म यानी जो भी स्टेप लेना होता है तो हम लोग स्टेप लेते हैं सीक्वेंशियली। तो वहाँ पे बोला जा रहा है आगे कि मान लीजिए कि किसी गतिविधि साइकिल चलाना है। मान लीजिए कोई हम लोग गतिविधि कर रहे हैं जिसमें साइकिल चलाना हुआ, के लिए आवश्यक कदम निम्नलिखित हैं। तो ये सारी उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि साइकिल को स्टैंड से हटा दें पहले। उसके बाद साइकिल के सीट पर हम लोग को बैठना होता है। उसके बाद पैडल लगाना होता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक का उपयोग करना होता है। तो ये सारे स्टेप हैं सीक्वेंशियली। तो ये क्रम हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद साइकिल चलाना हम लोग को आ जाता है। तो वही आगे कहता है कि अब हम दो संख्याओं 45 और 54 का महत्तम संपर्क GCD खोजते हैं। ध्यान दें, GCD एक सबसे बड़ी संख्या है
जो दोनों दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। आगे क्या कहता है कि उन संख्याओं को खोजें जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सकें। जैसे 45 का भाजक जो भी है 1 है, 3 है, 5 है, 9 और 15 और 45 है। उसी प्रकार से 54 का भाजक 1, 2, 3, 6, 9, 18 और 27 है। तो इसमें आगे कहता है दूसरा चरण में कि फिर इन दो सूचियों में से सबसे बड़ा सामान्य संख्या खोजें। तो ये दोनों में सामान्य संख्या हम लोग का यहाँ पे दिखाया गया है कि 9 है। तो यहाँ पे जो 9 है ये दोनों सामान्य संख्या बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसका GCD जो हुआ 9 हो गया। आगे क्या कहता है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति फारसी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी लगभग 850 ईस्वी में किया था, क्योंकि अल ख्वारिज़मी का लैटिन अनुवाद एल्गोरिदमी कहा जाता था, इसलिए इसको एल्गोरिदम हम लोग कहते हैं। आगे कहता है कि इसलिए यह स्पष्ट है कि कार्य को पूरा करने के लिए हमें चरणों की एक अनुक्रम का पालन करना होगा। ऐसी समिति अनुक्रम जो वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से हम लोग इसे एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये एक तरह से जो भी हम लोग को एल्गोरिदम किसे कहते हैं देखें तो यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अनुक्रम का पालन करना होगा। ऐसी समिति अनुक्रम जो वांछित आउटपुट, यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार की समिति जो अनुक्रम जो वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है उसे एल्गोरिदम कहते हैं। आगे कहता है यही सही ढंग से पालन किया जाए तो यह समिति समय में वांछित परिणाम तक पहुंचाएगा। एल्गोरिदम की एक निश्चित शुरुआत और एक निश्चित अंत होता है और यह समिति संख्या में चरणों से मिलकर बनता है। आगे कहता है 4.3.1 में कि हमें एल्गोरिदम की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्यों होती है। एक प्रोग्राम कंप्यूटर को इच्छित मतलब जो भी उसका इच्छा होता है जो कार्य कराने का, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रोग्राम कंप्यूटर को इच्छित कार्य करने के लिए निर्देश देने हेतु एक प्रोग्राम लिखता है। कंप्यूटर तब प्रोग्राम कोड में लिखे गए चरणों का पालन करता है। इसलिए प्रोग्रामर कोड लिखने से पहले प्रोग्राम की एक रूपरेखा तैयार करता है। आगे कहता है कि एक रोड मैप के बिना प्रोग्राम स्पष्ट रूप से लिखे जाने वाले निर्देशों को कल्पना नहीं कर पाएगा और अंततः ऐसा प्रोग्राम विकसित कर सकता है जो अपेक्षित रूप से काम न करे। तो हम लोग पहले रोड मैप तैयार करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। आगे क्या कहता है कि ऐसे रोड मैप कुछ नहीं बल्कि एल्गोरिदम होते हैं। उसी रोड मैप को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम की आधारशिला होती है।
जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम की आधारशिला होती है। आगे कहता है कि उदाहरण के लिए सर्च इंजन, और आगे कहता है कि उदाहरण के लिए सर्च इंजन सेंडिंग्स अ मैसेज, उपयोग करने की खोज करना, संदेश भेजना और दस्तावेज में शब्द ढूंढना। ये सब जो भी क्रियाएं हैं ये एक तरह से इसके एग्जाम्पल हैं एल्गोरिदम के। किसी ऐप के माध्यम से टैक्सी बुक करना, ये सारी एल्गोरिदम, ऑनलाइन बैंकिंग करना या कंप्यूटर गेम खेलना, ये सभी एल्गोरिदम पर आधारित हैं। आगे क्या कहता है कि एल्गोरिदम लिखना आमतौर पर प्रोग्रामिंग का पहला कदम माना जाता है। यह एक बार जब हमारे पास किसी समस्या को हल करने के लिए एल्गोरिदम होता है तो हम कंप्यूटर को उच्च स्तरीय भाषा में निर्देश देने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। आगे कहता है कि यदि एल्गोरिदम सही है तो कंप्यूटर हर बार प्रोग्राम को सही ढंग से चलाएगा। इसलिए एल्गोरिदम का उपयोग करने का उद्देश्य समाधान प्राप्त करने की विश्वसनीयता, सटीकता और दक्षता बढ़ाना है। आगे कहता है यहाँ पे एक अच्छे एल्गोरिदम का गुण क्या होता है, यानी यहाँ पे बोल रहा है सटीकता यानी प्रिसीजन। इसको समझ लेते हैं। चरणों को सटीक रूप से बताया या परिभाषित किया गया है। प्रत्येक चरण में अद्वितीय परिणाम केवल इनपुट और पिछले चरणों के परिणाम पर निर्भर करता है। अद्वितीय परिणाम के बारे में यह बताया गया कि केवल इनपुट और पिछले चरणों के परिणाम पर निर्भर करता है। फिर है तीसरा समाप्ति यानी फिनिटनेस। एल्गोरिदम हमेशा सीमित संख्या में चरणों के बाद समाप्त की संख्या की चरण कहा जाता है। मतलब जब हम लोग फिनिश करते हैं उस चरण जहाँ पे हम लोग करते हैं उसको समाप्ति यानी इंडनेस या उसको कह सकते हैं फिनिटनेस, जो कि एल्गोरिदम ऑलवेज स्टॉप आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। आगे कह रहा है कि इनपुट, एल्गोरिदम कुछ इनपुट प्राप्त करता है और फिर आउटपुट। ये है एल्गोरिदम के अच्छे गुण। आउटपुट में कह रहा है कि एल्गोरिदम कुछ आउटपुट उत्पन्न करता है। यहाँ पे बी में बताया जा रहा है कि एल्गोरिदम लिखते समय निम्नलिखित नीचे जो भी लिखे हुए हैं स्पष्ट रूप से पहचानना आवश्यक है। कहता है पहला कि उपयोगकर्ता से लिया जाने वाला इनपुट और प्रोसेसिंग या गणना जो इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए की जानी है। और आगे कहता है उपयोगकर्ता द्वारा वांछित आउटपुट। तो ये प्रक्रियाएं जब पूरी होती है तब हम लोग अच्छे एल्गोरिदम लिख पाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 4.4 एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व। अपने एल्गोरिदमिक सोच कौशल का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर डिजाइनर या प्रोग्रामर समस्या का विश्लेषण करते हैं और तार्किक चरणों की पहचान करते हैं जिन्हें समाधान तक पहुंचने के लिए पालन करना आवश्यक है। एक बार चरणों की पहचान हो जाने पर आवश्यक होती है
आवश्यकता होती है। इन चरणों को इनपुट और वांछित आउटपुट के साथ लिखें। एल्गोरिदम को प्रस्तुत करने के दो सामान्य तरीके होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला फ्लो चार्ट के और दूसरा तरीका है पिस्यूडो कोड के तरीके से, यानी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। इसमें से कोई भी तरीका एल्गोरिदम को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जबकि निम्न बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पे पहली बात क्या है कि यह समस्या समाधान की तर्क शक्ति को दर्शाता है, किसी भी कार्यान्वयन विवरण को छोड़कर। आगे कहता है दूसरा कि यदि यह प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान नियंत्रण के प्रवाह को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। 4.4.1 में फ्लो चार्ट के बारे में बताया जा रहा है कि एल्गोरिदम का दृश्य प्रतिनिधित्व। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। फ्लो चार्ट बॉक्स, डायमंड और अन्य आकृतियां से बना एक आलेख है जो तीरों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक आकृति समाधान प्रक्रिया के एक चरण का प्रतिनिधित्व करती है और तीर चरणों के बीच क्रम या लिंक को दर्शाता है। तो ये पूरे तरह से फ्लो चार्ट को परिभाषित कर रहा है कि फ्लो चार्ट किस तरह से काम करता है। आगे कहता है कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए मानकीकृत प्रतीक होते हैं। कुछ प्रतीक तालिका 4.1 में दिए गए हैं। ये जो तालिका है 4.1, इसमें बताया गया है कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए आकृतियां या प्रतीक किस प्रकार से होते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। पहली फ्लो चार्ट का प्रतीक है इस प्रकार से, ये है प्रारंभ या समाप्ति को दर्शाता है। इसे टर्मिनेटर प्रतीक भी कहते हैं और यह दर्शाता है कि प्रवाह कहाँ शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। ये दूसरा प्रतीक है प्रक्रिया, जो आयत के रूप में है। इसे क्रिया प्रतीक भी कहा जाता है। यह एक क्रिया या एकल चरण का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा है निर्णय। यह एक तरह से ये आकृति दिखाया गया है निर्णय का। एक निर्णय या शाखा बिंदु आमतौर पर हाँ या नहीं या सत्य है या असत्य प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर के आधार पर मार्ग दो शाखाओं से विभाजित हो जाता है। तो ये इस प्रकार से निर्णय को दिखाता है आकृति। और अंततः इनपुट आउटपुट इस प्रक्रिया को इस चित्र के अनुसार दिखाता है। यह डेटा प्रतीक भी इसको कहते हैं, इसको डेटा प्रतीक भी कहते हैं और इसको क्रिया प्रतीक कहते हैं और इसको टर्मिनेटर प्रतीक कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि यह समानांतर चतुर्भुज आकृति डेटा इनपुट या आउटपुट के लिए उपयोग की जाती है। और लास्ट वाला तीर का जो निशान है, इसको आकारों के बीच प्रवाह के क्रम को दिखाने के लिए कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। आगे एग्जाम्पल में बताया जा रहा है 4.1 में कि किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए एक एल्गोरिदम लिखें।
अब वर्ग निकालने के लिए एक एल्गोरिदम को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो एल्गोरिदम विकसित करने से पहले आइए पहले इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट की पहचान करें। तो इनपुट वह संख्या जिसका वर्ग चाहिए, और दूसरा है प्रक्रिया, यानी संख्या को स्वयं से गुणा करें ताकि उसका वर्ग प्राप्त हो सके, और अंततः आउटपुट आता है संख्या का वर्ग। आगे कहता है कि किसी संख्या का वर्ग खोजने के लिए एल्गोरिदम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे चरण यानी स्टेप 1 में एक संख्या इनपुट करें और इसे NUM से संग्रहित करें, नंबर। आगे कहता है कि नंबर की गणना करें, यानी कंप्यूट नंबर इनटू नंबर, इसे स्क्वायर से संग्रहित करें, और अंततः हमें वर्ग प्रिंट, जब हम स्क्वायर को प्रिंट करेंगे तब हमें वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। आगे कहता है किसी संख्या का वर्ग खोजने के लिए एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट के माध्यम से चित्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। जैसे कि पहले प्रारंभ करने के लिए ये तरीका है, ये चित्र है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब हम लोग इनपुट देते हैं तो संख्या इनपुट चित्र, इस प्रक्रिया को दिखाया गया है। और वर्ग इंटू संख्या, ये वर्ग को दिखाया गया है। वही जो चरण हम लोग यहाँ पे 3 स्टेप में पूरा किए थे उसी को ये दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे रुकने के लिए कह रहा है। 4.2 में दिखाया गया है कि A का वर्ग निकालने के लिए फ्लो चार्ट संख्या। फिर कह रहा है कि उदाहरण 4.2 को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है फ्लो डायग्राम के सहारे कि एक फ्लो चार्ट बनाया जो समस्या को हल करे एक खराब लाइट बल्ब की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम लोग समस्या समझ गए कि हम लोग को एक तरह से खराब बॉल है, उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं सही है या गलत। उसके लिए हम लोग पहले शुरू में ऐसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या बल्ब चालू है, तो अगर नहीं कह रहा है तो यहाँ स्विच ऑन करें और यहाँ बल्ब ऑन लिख दें, चालू। और उसके बाद यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ पूछ रहा है कि बल्ब चालू है, तो ये बोल रहा है हाँ। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है क्या यह जल चुका है बाहर, तो ये यहाँ पे जब चालू रहेगा तो जलेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बल्ब चालू है, तो हाँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को कॉल करें और बल्ब बदलें। तो ये जो है यहाँ पे जो प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पे 2 तरीक़ा से दिखाया गया है कि अगर बल्ब चालू है तो यहाँ पे हाँ बोल रहा है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है। और यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद ये बल्ब चालू है क्या, तो ये बोल रहा है हाँ। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या यह जल चुका है बाहर, तो ये बोल रहा है हाँ। तो बल्ब बदलें। तो बल्ब बदलने के बाद एक फ्लो चार्ट बनाएं जो समस्या को हल करे कि खराब लाइट बल्ब की है। तो इस तरीक़ा से ये फ्लो चार्ट बनाया है एक गैर कार्यशील लाइट बल्ब की समस्या को हल करने के लिए फ्लो चार्ट। 4.2.2 में बताया जा रहा है सूडो कोड
उच्चारण। यहाँ पे इसको इंग्लिश में कहते हैं फिस्यूडो कोड। फिस्यूडो कोड को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उच्चारण। सूडो कोड एक अन्य तरीका है एल्गोरिदम को प्रस्तुत करने का। इसे एक गैर औपचारिक भाषा माना जाता है जो प्रोग्रामर को एल्गोरिदम लिखने में मदद करती है। यह निर्देशों का एक विस्तृत विवरण है जिसे कंप्यूटर को एक विशेष क्रम में पालन करना होता है। यह मानव पढ़ने के लिए बनाया गया है और इसे कंप्यूटर द्वारा सीधे निष्पादित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कह रहा है कि फिस्यूडो कोड लिखने के लिए कोई विशिष्ट मानक मौजूद नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है फिस्यूडो शब्द का अर्थ है असली नहीं, इसलिए फिस्यूडो कोड का मतलब है असली कोड नहीं। नीचे कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कीवर्ड दिए गए हैं जो फिस्यूडो कोड लिखते समय इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनपुट, कंप्यूट यानी और प्रिंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना यानी वृद्धि करना, डिक्रीजमेंट कमी करना, और यहाँ पे दिया हुआ है इफ और एल्स का, यदि अन्यथा, और जबकि, व्हाइल का, और ट्रू और फॉल्स का। तो यहाँ पे उदाहरण में 4.3 में बताया जा रहा है कि लिखे गए एल्गोरिदम प्रदर्शित करने के लिए एल्गोरिदम जो भी है दो संख्या यहाँ पे दिया जा रहा है फिस्यूडो कोड द्वारा, और उपयोगकर्ता का उपयोग करते हुए दोनों प्रविष्ट की गई फ्लो चार्ट को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आगे कहता है कि दो संख्याओं का योग के लिए फिस्यूडो कोड इस प्रकार है। इनपुट नंबर 1 और नंबर 2, इसको यहाँ पे गणना परिणाम के अनुसार से नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर दिया है और परिणाम प्रिंट कर दिया है। इसको फ्लोट चार्ट के माध्यम से इस प्रकार दिखाया जाता है कि शुरू में नंबर 1 को यहाँ पे रीड कर रहा है और नंबर 2 को भी रीड कर रहा है। आगे कहता है कि रिजल्ट उसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 के रूप में, और यहाँ पे प्रिंट परिणाम को प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद रुक जाता है। दो संख्याओं का योग को प्रदर्शित करने का फ्लो चार्ट है ये। यहाँ पे एग्जाम्पल 4.4 में दिखाया गया है कि एक एल्गोरिदम को कैलकुलेट कर रहा है, गणना करने के लिए एक एल्गोरिदम है जिसमें एरिया और पैरामीटर यानी क्षेत्रफल और परिणाम, आयत दोनों फिस्यूडो कोड और प्रवाह चार्ट का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल और परिणाम की गणना के लिए फिस्यूडो कोड आयत का यहाँ पे लिखा जा रहा है। आगे क्या कहता है कि लंबाई इनपुट पहले कर रहा है, यहाँ पे लेंथ, और उसके बाद चौड़ाई इनपुट कर रहा है, ब्रेथ। उसके बाद कंप्यूट यानी एरिया कर रहा है, तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पे कर दिया। उसके बाद क्षेत्रफल प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद कंप्यूट परिणाम की गणना कर रहा है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पे परिमाप को प्रिंट कर रहा है। इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शुरू में ये लंबाई और चौड़ाई को इनपुट कर रहा है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई कर रहा है, उसके बाद प्रिंट कर रहा है क्षेत्रफल को, फिर यहाँ पे
परिमिति यानी परिमाप निकालने के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर रहा है, फिर परिमिति को प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, और अंत में ये इंड यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। आगे कहता है कि प्यूसिडो कोड का बेनिफिट क्या है। उच्च स्तरीय भाषा में कोड लिखने से पहले किसी प्रोग्राम का प्यूसिडो कोड उस प्रोग्राम के मूल कार्यक्षमता को प्रस्तुत करने में मदद करता है। कोड को पहले मानव पठनीय भाषा में लिखकर प्रोग्रामर किसी भी महत्वपूर्ण चरण को छोड़ने से बचता है। इसके अलावा गैर प्रोग्रामों के लिए वास्तविक प्रोग्राम पढ़ना और समझना कठिन होता है, लेकिन प्यूसिडो कोड उन्हें चरणों की समीक्षा करने में मदद करता है ताकि वे पुष्टि कर सकें कि प्रस्तावित कार्यान्वयन इच्छित आउटपुट प्राप्त करेगा। तो इस तरीका से यहाँ पे 4.5 नियंत्रण प्रवाह ये कह रहा है कि नियंत्रण प्रभाव घटनाओं के प्रवाह को दर्शाता है, जैसे कि फ्लो चार्ट में प्रदर्शित है। जो कि हमने 4.4 में फ्लो चार्ट ऊपर में पढ़ा था, इसी प्रकार से इसी को फ्लो चार्ट को ये नियंत्रण प्रवाह घटनाओं के प्रवाह को दर्शाता है। आगे कहता है कि घटनाएं एक क्रम में प्रवाहित हो सकती हैं या निर्णय के आधार पर एक शाखा पर या कुछ भागों को सीमित संख्या में दोहराया भी जा सकता है। तो जितने भी तरह के घटनाएं होती है वह एक क्रम में प्रवाहित होती है, या तो निर्णय के आधार पर एक शाखा में प्रवाहित होती है या कुछ भागों को सीमित संख्या में दोहराया भी जा सकता है। ये नियंत्रण प्रभाव में कह रहा है। आगे क्या कहता है कि 4.5.1 में क्रम यानी सीक्वेंस को हम लोग समझ लेते हैं। यदि हम उदाहरण 4.3 और 4.4 को देखें तो कथन एक के बाद एक निष्पादित होते हैं। ये 4.3 और 4.4 जो एग्जाम्पल हमने देखा था 4.4 में, उसको देखने के बाद ये कह रहा है कि ये सब सारे कथन एक के बाद एक निष्पादित होते हैं, अर्थात एक अनुक्रम में है। इसके क्रम दिए हुए थे यहाँ पे, पहले प्रारंभ में, फिर लंबाई चौड़ाई इनपुट किया था, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद प्रिंट क्षेत्र किया था। यह एक क्रम था इन लोग का। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अनुक्रम में निष्पादित किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमने इस फिगर में देखा। उसके बाद हालांकि एल्गोरिदम में कथन हमेशा अनुक्रम में निष्पादित नहीं हो सकते हैं। तो जो भी हम लोग का कथन होता है वह क्रम वाइज नहीं होता है, ये कह रहा है। कभी कभी हमें एल्गोरिदम को कुछ नियमित कार्यों को पुनरावृत्ति के साथ करने या पिछले चरणों के परिणामों के आधार पर अलग व्यवहार करने की आवश्यकता हो सकती है। तो जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार से हम लोग पुनरावृत्ति भी कार्य का करते हैं। इस अनुभाग में हम ऐसी परिस्थितियों के लिए एल्गोरिदम लिखना सीखेंगे। यहाँ पे कह रहा है चयन यानी सिलेक्शन। चित्र 4.6 में दिखाए गए पड़ोस के नक्शे पर विचार करें। मान लीजिए कि लाल छत वाला गुलाबी भवन स्कूल है। ये लाल छत वाले ये बोल रहा है गुलाबी भवन स्कूल है, ठीक है। नक्शे के दूर के छोर पर पीले रंग से रंगा हुआ घर एक घर है। ये बोल रहा है कि इस नक्शे में ये जो है ये स्कूल है, और यहाँ पे जो पीला घर है
ये घर है। तो आगे क्या कहता है, आगे इस फिगर में दो पीले घर हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। घर ले जा तब यहाँ पे पीला घर है दिखाया गया है, और वहाँ रेड कलर का जो है छत पे ये दिखाया गया है स्कूल है। और आगे क्या कहता है कि वास्तविक जीवन में निर्णय लेना, ये फिगर में दिखाया गया है। आगे कहता है चित्र में 4.6 के संदर्भ में कि आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या घर से स्कूल तक चलने के लिए कोई पूर्व निर्धारित मार्ग है? इसमें देखने को कह रहा है कि क्या स्कूल तक जाने के लिए कोई मार्ग है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि स्कूल तक जाने के लिए यहाँ से मार्ग दिया हुआ है। पीला घर से दो तरह से जा सकते हैं, या तो इधर से जा सकते हैं या तो इधर से जा सकते हैं। नहीं, इधर से नहीं जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। और एक यहाँ पे घर है पीला, तो इसको इधर से भी जा सकते हैं ऐसे करके स्कूल के पास, या इधर से जा सकते हैं ऐसे करके। तो ये मतलब बस समझने के लिए है कि किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे कहता है कि क्या हम वापस आते समय अलग रास्ते ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों तरफ से रास्ता था तो इसलिए। आगे कहता है कि नक्शे से देखा जा सकता है कि घर और स्कूल के बीच कई रास्ते हो सकते हैं। हम सुबह सबसे छोटा रास्ता ले सकते हैं, लेकिन दोपहर में घर वापस आते समय सबसे छोटा रास्ता भारी ट्रैफिक वाला हो सकता है, इसलिए हम कम ट्रैफिक वाले दूसरे रास्ते को ले सकते हैं। अतः उपयुक्त समस्या में कुछ शर्तों के आधार पर निर्णय लेना की प्रक्रिया इसमें बन रही है। तो ये आगे कह रहा है कि आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें जहां निर्णय लेना कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मतदान के लिए पात्रता की जांच, उनकी उम्र के आधार पर किसी व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी या नहीं, मतदान करना या मतदान करने की अनुमति है या नहीं, ये बोल रहा है। आगे कहता है यदि आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है तो व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। यदि 18 वर्ष से कम है तो व्यक्ति पात्र जो भी है वो मतदान नहीं कर सकता है। आगे कहता है कि आइए एक उदाहरण पर विचार करें। यदि कोई छात्र 8 वर्ष का है और छात्र को गणित पसंद है तो छात्र को समूह ए में रखें, अन्यथा छात्र को बी समूह में रखें। उपयुक्त शर्त के अनुसार ये छात्र किस समूह में जाएंगे? यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 वर्ष का रवि जिसे गणित पसंद नहीं है, तो ये किस में जाएगा? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 वर्ष के छात्र को गणित पसंद है तो छात्र को समूह ए में रखा जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिसे गणित पसंद ही नहीं है तो ये छात्र को तो बी में रखा जाएगा। आगे कहता है कि 8 वर्षीय प्रीति जिसे गणित पसंद है तो इसको ए में रखा जाएगा, और 7 वर्षीय अनीश जिसे गणित पसंद है तो इसको भी हमें बी में ही रखा जाएगा, क्योंकि
ये 8 वर्ष से कम है। आगे कहता है कि इन उदाहरणों में किसी विकल्प को स्थिति के परिणाम के आधार पर चुना जाता है। कंडीशनल का उपयोग संभावनाओं की जांच के लिए किया जाता है। प्रोग्राम एक या अधिक स्थितियों की जांच करता है और स्थिति के सत्य या असत्य मान के आधार पर क्रियाएं करता है। इन सत्य और असत्य मानों को बाइनरी मान कहा जाता है, यानी 0 या 1 के रूप में इसे हम लोग समझते हैं। आगे क्या कहता है यहाँ पे कि कंडीशनल को एल्गोरिदम में निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि, स्थिति और तो। इस प्रकार से हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। जब स्थिति सही या पूरी हो तो उठाए जाने वाले कदम इस तरीक़ा से हैं। ऐसे हालात होते हैं जहां हमें भी आवश्यकता होती है। जब शर्त पूरी न हो तो कार्रवाई करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्थिति सत्य हो तो यह करें, और अगर स्थिति असत्य हो तो वह करें या कुछ न करें। किसी शर्त के सही या गलत होने पर क्रियाएं इस प्रकार से दर्शाई जाती हैं। आगे कहता है आकृति 4.7 में इसे दर्शाने के लिए हमें लिख सकते हैं यदि शर्त सही है तो शर्त सही पूरी होने पर उठाए जाने वाले कदम, अन्यथा शर्त गलत पूरी न होने पर उठाए जाने वाले कदम। प्रोग्रामिंग भाषाओं में अन्यथा को इल्स कीवर्ड का उपयोग करके दर्शाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जब अन्यथा शब्द आता है तो उसे हम लोग इल्स से यूज करते हैं कीवर्ड में। और आगे कहता है कि इसलिए यह सही या गलत शर्त को वास्तविक प्रोग्रामों में इफ इल्स ब्लॉक का उपयोग करके लिखा जाता है। 4.5 का उदाहरण हम देख लेते हैं। आइए एक एल्गोरिदम लिखें जो जांचे कि कोई भी संख्या विषम है या सम। तो इनपुट पहले हम लोग देते हैं कोई भी संख्या, उसके बाद प्रक्रिया जांचना होता है कि संख्या सम है या नहीं। उसके बाद आउटपुट हमें बताता है, संदेश देता है कि सम है या विषम। तो एल्गोरिदम का जो हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रोसीड्यो कोड, तो वो यहाँ पे निम्नलिखित रूप से लिखा जाता है। पहले प्रिंट संख्या लिखा जाता है जो हम लोग देते हैं उसको। फिर इनपुट संख्या को यदि संख्या मोड 2 इस तरह से करके प्रिंट संख्या सम है ये लिखा जाता है। और उसी प्रकार से हम लोग फिर प्रिंट संख्या विषम लिखते हैं अन्यथा इल्स करके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एल्गोरिदम फ्लो चार्ट प्रतिनिधित्व चित्र 4.8 में दिखाया गया है, इसी कोड को हम लोग एल्गोरिदम को यह चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अगर पहले तो हम लोग एक नंबर देते हैं उसको, उसके बाद उसका मोड करते हैं कि ये नंबर मतलब ये सम है या विषम है। तो उसके बाद जो वो होता है उसके अनुसार से यहाँ पे आउटपुट आता है, उसके बाद ये रुक जाता है। यह जांचने के लिए कि फ्लो चार्ट की कोई संख्या सम है या विषम, ये पहले हम लोग को जांच करता है पूरा। यहाँ पे संख्या डाल के हम लोग चेक करते हैं बीच में। उसके बाद कहता है कि एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं 4.6 का, जिसमें बताया गया है कि आइए एक प्रोसीड्यो कोड लिखें और एक फ्लो चार्ट बनाएं जहां कई शर्त जांच करें। व्यक्ति को उसकी उम्र के आधार पर बच्चा यानी 13 से कम हो तो उसको बच्चा कहेंगे, और 13 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो तो वयस्क हो जाएगा। और इस प्रकार से ये कहता है एडल्ट हो जाएगा, यहाँ पे वयस्क हो जाएगा। तो आगे कहता है कि
इस रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो पहले हम लोग इनपुट डालेंगे आयु कितना भी हो सकता है, 13 से ज़्यादा या कम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है प्रक्रिया, दिए गए मानदंड के अनुसार आयु को हम लोग को जांच करना है कि वो बच्चा है या किशोर है या वयस्क है। तो इस 3 चीज़ों को हम लोग को देखने के लिए इसको पहले हम लोग प्सेउडो कोड इस प्रकार से लिखते हैं कि इनपुट आयु, यदि आयु 13 से कम हो तो वह बच्चा होगा, अगर अन्यथा इल्स करके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि अगर 20 से ये कम हो तो ये आयु, और 13 से अगर ज़्यादा हो तो ये आयु किशोर हो जाएगा, प्रिंट करेगा, और नहीं तो अन्यथा प्रिंट करेगा वयस्क 20 से ऊपर हो। तो इस तरीक़ा से एल्गोरिदम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पे समझाया गया है 3 प्रकार से कि पहले हम लोग यहाँ प्रारंभ में आयु को लिख देते हैं जितना है। आयु यहाँ पे अगर 13 से कम होता है तो ये हाँ वाला प्रवृत्ति में जाता है और यहाँ पे बच्चा हो जाता है, और अगर 13 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 2 गो प्सेउडो कोड हो जाता है, एक 20 से नीचे है या 20 से ऊपर है। अगर 20 से नीचे होता है तो वह किशोर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, और यहाँ पे फिर नहीं होता है तो यहाँ पे वयस्क हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एडल्ट हो जाता है और यहाँ पे टीनेज हो जाता है इसका किशोरावस्था में। उसके बाद इस प्रक्रिया को हम लोग रोक देते हैं। यहाँ पे कई शर्तों की जांच के लिए फ्लो चार्ट उदाहरण 4.7 भी एक तरह से लिया गया है यहाँ पे कि ड्रैगन और विजार्ड नामक कार्ड गेम के लिए एल्गोरिदम और ड्रैगन और विजार्ड को इसके लिए एक अलग से एल्गोरिदम लिखा है कि 2 टीम बनाए गए हैं, एक ड्रैगन है और एक विजार्ड है। तो यहाँ पे बोल रहा है खेल के नियम निम्नलिखित हैं कि यदि निकाली गई कार्ड डायमंड या क्लब है तो टीम ड्रैगन को 1 अंक मिलता है, डायमंड और क्लब होगा तो ये ड्रैगन को 1 अंक मिलेगा। यदि निकाली गई कार्ड हॉट है जो एक संख्या है तो टीम विजार्ड को 1 अंक मिलता है। तो इस तरीक़ा से ये खेल बनाया गया है। आगे कहता है कि यदि निकाली गई कार्ड हॉट है तो संख्या नहीं है तो टीम ड्रैगन को ही 1 अंक मिलता है। कार्ड हॉट होने पे मिलता है ड्रैगन को 1 अंक। किसी अन्य कार्ड के लिए टीम विजार्ड को 1 अंक मिलता है। सबसे अधिक अंक वाली टीम विजेता होती है। आगे कहता है आइए एक कार्ड के लिए निम्नलिखित पहचाने। यहाँ पे इनपुट किया गया है आकार मान और आकार का मान। प्रक्रिया नियमों में परिभाषित कार्ड के परिणाम के आधार पर संबंधित टीम के स्कोर में 1 अंक की वृद्धि होती है। आगे कहता है कि आउटपुट अगर विजेता टीम है तो अब इस खेल के शर्तों को लिखते हैं। यदि आकार या डायमंड है या आकार क्लब है तो टीम ड्रैगन को 1 अंक मिलता है। आगे कहता है अन्यथा यदि कार्ड हॉट है और मान संख्या है तब टीम विजार्ड को हम लोग को 1 अंक मिलता है, ये बताया गया था। अन्यथा यदि आकार हॉट है और मान नहीं है तो भी टीम ड्रैगन को 1 अंक मिलता है, अन्यथा टीम विजार्ड को 1 अंक मिलता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग आगे फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसको यहाँ पे दिखाया गया है। आगे नोट में लिखा गया है यहाँ पे कार्यक्रम के लिए प्सेउडो कोड इस प्रकार हो सकता है कि D पॉइंट ड्रैगन के लिए, W पॉइंट विजार्ड के लिए, ठीक है, संबंधित टीमों द्वारा प्राप्त अंकों को संग्रहित करता है। इनपुट आकार पहले दिया जाता है, उसके बाद इनपुट मान, फिर D पॉइंट सेट करता है इक्वल टू OW। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फिर भी देखते हैं इसको करके। तो यहाँ पे टीम विजार्ड गेट अ पॉइंट, यानी यहाँ पे अन्यथा आकार दिल है और मान संख्या है तो W पॉइंट बढ़ाया जाता है। मम्मी ना तुम घरे ना तो बोल दिली हो
ना हो। अरे यार, हाँ जी अथुन। डी पॉइंट बढ़ाएं, अन्यथा डब्ल्यू यू पॉइंट बढ़ाएं। यहाँ समाप्त करता है इस तरीक़ा से। ये यहाँ पे फिर ये वाला एग्जाम्पल हम लोग को अच्छी तरह से समझ नहीं आया। आगे देखते हैं कि पुनरावृत्ति क्या है। किसी स्थान पर जाने के निर्देश देते समय हम कुछ ऐसा कहते हैं जैसे 50 कदम चलो, फिर दाहिने मुड़ो, या अगले चौराहे तक चलो, फिर दाहिने मुड़ो। कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करें, जैसे आपने अपने हाथ 5 बार ताली बजाओ, ठीक है। 10 कदम आगे चलो, ठीक है। फिर थक जाने तक वहीं कूदते रहो। ये वे प्रकार के कथन हैं जिनमें हम तब उपयोग करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई कार्य एक निश्चित संख्या बार दोहराया जाए। इस प्रकार मान लीजिए पिछले कार्ड खेल उदाहरण 4.7 में 10 कार्ड निकालने हैं, तो विजेता तय करने के लिए प्रिसीड्यू को 10 बार दोहराना होगा। यह सभी पुनरावृत्ति के उदाहरण हैं। तो प्रोग्रामिंग में पुनरावृत्ति को पुनरावृत्ति या लूप भी कहा जाता है। आगे कहता है किसी एल्गोरिदम में लूप का अर्थ है कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट को तब तक बार बार निष्पादित करना जब तक कोई निर्दिष्ट शर्तों को पूरी ना हो जाए। मतलब जो हमें दिया हुआ है निर्देश उसका, वो जब तक पूरा ना हो वो दोहराते रहेगा बार बार प्रक्रिया को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि संख्याएं स्वीकार करने और उसका औसत निकालने के लिए प्रिसीडो कोड लिखें और एक फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट का प्रतिनिधित्व 4.10 में दिखाया गया है। प्रिसीडो कोड इस प्रकार से होगा। यहाँ पे दोनों क्रियाएं करके दिखाया गया है। यहाँ पे बता रहा है चरण 1 में कि पहले गणना सेट करें, उसके बाद स्टेप 1 सेट काउंट करना है 0 या सम करके योग करके 0। उसके बाद काउंट 0 करना है या तो इसको सम 0 करना है। स्टेप 2 में कह रहा है कि अगर काउंट जो है 5 से कम है तो व्हाइल होगा, और अगर रिपीट स्टेप 3 से 5 दोहराया जा रहा है अगर, तो आगे कहता है कि चरण 3 में नंबर में एक संख्या इनपुट होगा। आगे कहता है कि 4 स्टेप में कि योग जो होगा योग प्लस नम होगा, यानी नंबर होगा, सम प्लस नंबर हो जाएगा। और स्टेप 5 में कह रहा है कि अगर काउंट करना है तो काउंट प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर गणना करना है तो गणना प्लस 1 हो जाएगा। आगे कहता है चरण 6 में कि इसका जो कंप्यूट वैल्यू होगा, जो भी इसका एवरेज वैल्यू होगा, उसका यहाँ पे बता रहा है कि सम बाई 5 हो जाएगा। आगे कहता है कि इसको प्रिंट एवरेज करना है, फिर अंत में औसत को प्रिंट करना है। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है इस तरीक़ा से कि काउंट नामक एक काउंटर लूप के दोहराए जाने की संख्या को ट्रैक करता है। लूप के हर पुनरावृत्ति के बाद काउंट का मान 1 से बढ़ाया जाता है जब तक कि यह पुनरावृत्ति की शर्त में दिए गए निर्धारित संख्या तक नहीं पहुंच जाए। मतलब जितना बार इसको काउंट करना होगा वो सारी क्रियाएं एक एक करके पूरा करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभ में मैंने शुरू में गणना 0 और योग 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे गणना 5 है, 5 तक जाना है तो पहले अगर 1 लेता है तो उसका क्रिया पहले करेगा, फिर इसको पूरा करने के बाद 2 हो जाएगा, फिर 3, ऐसे करके 5 तक ये जाएगा। यहाँ आगे कहता है इस प्रक्रिया को इस तरीक़ा से
अगर यस यहाँ पे होगा तो औसत योग बाई 5 हो जाएगा, उसके बाद औसत प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे हाँ बोल देगा तो संख्या इनपुट कर देगा यहाँ पे, और उसके बाद योग निकाल देगा, योग प्लस संख्या, यानी सम, इस सम में एक ऐड करके इसको फिर से यहाँ से रिपीट मोड में ऊपर में चला जाएगा। और जब 5 के बराबर आ जाएगा, 5 से कम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे बोल देगा नहीं, तो उसके बाद ये वाला प्रिंट कर देगा और औसत प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीका को ये दोहराते रहता है एक ही प्रक्रिया को, जब तक पूरा प्रक्रिया पूरा न हो जाता है। आगे कहता है संख्याओं के औसत की गणना के लिए ये प्रवाह चार्ट दिखाया गया है। आगे यहाँ पे 4.9 में एक और एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता है कि उपयोगकर्ता 0 दर्ज करने तक संख्याएं स्वीकार करने के लिए फिर सूडो कोड लिखना है, और आगे कहता है फ्लो चार्ट बनाना है, फिर औसत निकालना है। उसी प्रक्रिया को बस इसमें है कि उपयोगकर्ता 0 दर्ज कराने के लिए। तो इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अगर गणना सेट यानी इनपुट इसमें सबसे पहले काउंट 0 और इसका सम 0 कर देना है। इनपुट अगर मान लीजिए कोई नंबर देना है यहाँ पे, और उसके बाद जब तक नंबर 0 के बराबर न हो चरण 4 से 6 तक दोहराया जाएगा। यहाँ से स्टेप 4 से 6 तक दोहराया जाएगा। तो स्टेप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको योग प्लस नंबर 1 करेगा या काउंट प्लस 1 करेगा। इस प्रक्रिया से इनपुट नंबर यहाँ पे फिर देगा और ये फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे औसत योग बाई काउंट कर देगा। तो इस तरीक़ा से ये अंत में जब वैल्यू आ जाएगा 0 तो यहाँ पे औसत प्रिंट कर देगा। तो ये आगे ये फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है कि जब यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाता है तो यहाँ पे औसत प्रिंट हो जाता है, और जब तक नहीं आता है जब तक ये प्रक्रिया को दोहराते रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया का उदाहरण यहाँ पे आगे कहता है कि उपयोगकर्ता 0 दर्ज करने तक संख्या स्वीकार करने का फ्लो चार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है। इस उदाहरण में हमें नहीं पता कि उपयोगकर्ता 0 दर्ज करने से पहले कितनी संख्या दर्ज करेगा। इसे तब तक शर्त की जांच करेगा जब तक मतलब ये गलत ना हो जाए। मतलब 0 जब तक नहीं आएगा जब तक ये मतलब करते रहेगा, गलत जब तक आते रहेगा ये शर्त को करते रहेगा, ये कह रहा है। तो ये काउंट यहाँ पे 0 लाना है, अगर आ जाता है तो यहाँ पे औसत प्रिंट कर देगा। तो इस तरीक़ा से ये एग्जाम्पल था। उसके बाद आगे हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं करके देखने के लिए 4.9, इसको बना के देख सकते हैं। फ्लो चार्ट भी इसका बना सकते हैं। यहाँ पे आगे कहता है कि 4.6 में एल्गोरिदम की पुष्टि करना, कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम न करे तो क्या होगा। मान लीजिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र मॉड्यूल्स का कार्य सही ढंग से प्रोग्राम नहीं किया गया है और यह खाते में केवल आधी राशि जमा करता है, और अगर खाते में राशि जमा होने के बजाय डेबिट हो जाए तो क्या होगा। अगर कोई पैसा जमा करने जा रहा है और वो जमा ना होकर डेबिट हो जाए तो क्या होगा, सोचने के लिए कह रहा है। आगे कहता है कि ऐसा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम के कामकाज को गड़बड़ कर देगा और तबाही मचा देगा। तो आज सॉफ्टवेयर का उपयोग और भी महत्वपूर्ण सेवाएं में किया जाता है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र, अंतरिक्ष यान, ये सारी जगह पे हम लोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। आगे कहता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को हर स्थिति में सही ढंग से काम करना चाहिए, इसलिए सॉफ्टवेयर डिजाइनर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी घटकों का कार्य सही ढंग से परिभाषित
या जांचा या हर संभव तरीके से सत्यापित किया जाए। यह एल्गोरिदम की पुष्टि इसी तरीक़ा से करता है और आगे कहता है यहाँ पे कि जब हमें बताया गया कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र n × n+1/2 होता है, तो हमने इसे कैसे सत्यापित किया। खैर, हम इससे छोटे संख्याओं के लिए जांच कर सकते हैं, जिनके लिए हम मैनुअल रूप से योग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि n = 6 लेते हैं, तो योग है 1 + 2, मतलब इस तरीक़ा से इसको ऐड करके हम लोग 21 निकाल सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसको जब ऐड करते हैं तो 21 आ जाता है। तो इसको हम लोग सत्यापित करके इसको देख लेते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो 6 × 6 + 1/2, यानी यहाँ से 3 बार में ये कटेगा और उसके बाद ये 7 में यहाँ 6 से और +1 है तो 7 हो जाएगा, तो 7 यानी 3, 7 × 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 हो जाएगा इसका मान। तो ये सत्यापित तो हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं छोटा मान को लेकर। लेकिन आगे कहता है कि हम इस तरह से कुछ और संख्याएं के साथ प्रयास कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूत्र सही ढंग से काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि एक और 2-3 एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको सत्यापित कर सकते हैं। इसी तरह से जब हमने एक एल्गोरिदम लिखा, इसी तरह से जब हम कोई एल्गोरिदम को लिखते हैं तो आगे कहता है कि हम यह सत्यापित करना चाहते हैं कि यह अपेक्षित रूप से काम कर रहा है कि नहीं। सत्यापन के लिए हमें विभिन्न इनपुट मान लेने होंगे। बहुत सारे मान लेकर हमको टेस्ट करना होता है कि एल्गोरिदम सही से काम कर रहा है कि नहीं। एल्गोरिदम के सभी चरणों से गुजरना होगा ताकि प्रत्येक इनपुट मान के लिए वांछित आउटपुट प्राप्त हो सके और आवश्यकता के अनुसार इसे संशोधित या सुधारित किया जा सके। इनपुट लेकर एल्गोरिदम के चरणों को चलाने की विधि को कभी कभी ड्राई रन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, फिर से इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि एल्गोरिदम के सभी चरणों से गुजरना होगा ताकि प्रत्येक इनपुट मान के लिए वांछित आउटपुट प्राप्त हो सके। जो हमें आउटपुट चाहिए वो प्राप्त होने के लिए हमको इसको एल्गोरिदम को बहुत सारे टेस्टिंग करना होगा इसका। आगे कहता है कि आवश्यकता के अनुसार, मतलब आवश्यकता अनुसार इसे संशोधित या सुधारना होगा। आगे कहता है इनपुट लेकर एल्गोरिदम के चरणों को चलाने की विधि को कभी कभी ड्राई रन कहा जाता है। मतलब ये जो हम लोग इनपुट हर बार लेते हैं और ये एल्गोरिदम को चलाते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्राई रन कहा जाता है, इसको ड्राई रन कहते हैं। आगे ये कहता है कि ऐसा ड्राई रन हमें मदद करता है ये जो ड्राई रन है, ये बार बार जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ड्राई रन करते हैं, तो ये हम लोग का 2 चीज़ प्रोवाइड करता है। एक कि एल्गोरिदम में किसी भी गलत चरण की पहचान कराता है और दूसरा है कि एल्गोरिदम में किसी भी लापता विवरण या विशेषताओं को पता लगाता है। तो ये 2 तरह से ये ड्राई रन काम करता है। जब हम लोग को पता लग जाएगा कि कुछ गलत इसमें एल्गोरिदम हो गया है तो उसको हम लोग सुधारते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि जब लापता विवरण जो भी हम लोग जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है वो चीज़ भी बताता है, तो उसको भी हम लोग सुधार कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सिमुलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट मान के प्रकार का निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिमुलेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट मान के प्रकार का निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। आगे कहता है कि यदि सभी संभावित इनपुट मानों का परीक्षण नहीं किया गया हो तो प्रोग्राम विफल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम लोग परीक्षण नहीं करते हैं, कोई एल्गोरिदम लिखे हैं उसका परीक्षण नहीं किए, तो वो जो प्रोग्राम है वो विफल हो जाएगा। आगे कहता है क्या होगा यदि कोई अन्य मामला हो
जिसके लिए यह काम नहीं करता। आइए कुछ उदाहरण से हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है कि एक एल्गोरिदम लिखें जो स्थान ए से सी तक जाने में लगने वाले समय की गणना कर रहा है और बी के माध्यम से जहां ए से बी जाने में लगने वाले समय को और बी से सी तक जाने में लगने वाले समय को T2, माने इस प्रकार से ये गणना कर रहा है T टोटल और यहाँ पे T1 और T2 इस प्रकार से। अर्थात हम चाहते हैं कि एल्गोरिदम घंटे और मिनटों में दिए गए समय को जोड़ें। एल्गोरिदम लिखने का एक तरीका है। तो आगे किस तरह से इसको एल्गोरिदम को लिखता है यहाँ पे पूरी तरह से समझाया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि स्थान ए से बी तक जाने में लगने वाला समय जो T1 है और बी से सी तक जाने में लगने वाला समय जो T2 है दिया गया है। अर्थात हम चाहते हैं कि एल्गोरिदम घंटे और मिनटों में दिए गए समय को जोड़ें और एल्गोरिदम लिखने का एक तरीका इस प्रकार से है। तो ये जो हम लोग इसको कार्य दिए हैं, जो भी हम लोग इसको प्रोवाइड किए हैं, जो भी चीज़ करने के लिए एल्गोरिदम लिखने के लिए, उसके लिए इस प्रक्रिया को हम लोग इस तरह से एल्गोरिदम लिखते हैं। जैसे कि प्रिंट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कह रहा है T1, तो पहले हम लोग T1 को प्रिंट करते हैं। उसके बाद इनपुट HH1 देते हैं इसको। उसके बाद इनपुट MM1 देते हैं इसको। उसके बाद प्रिंट करते हैं T2 को, यहाँ पे प्रिंट करते हैं T2 के लिए इसको प्रिंट करते हैं वैल्यू को। आगे कह रहा है कि इनपुट HH2 हम देते हैं, फिर MM2 देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल करके HH टोटल करके इसका HH1 प्लस HH2 कर देते हैं और यहाँ MM प्लस करके मिनट को फिर टोटल कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से ये एल्गोरिदम पूरा होता है और आगे फिर प्रिंट कर देता है टोटल करके, टोटल MM टोटल HH करके यहाँ पे प्रिंट कर देता है। तो इस प्रक्रिया को इस तरह से हम लोग देखते हैं। आगे कहता है कि अब आइए सत्यापित करें कि मान लीजिए कि हम पहला उदाहरण लेते हैं, क्या T15 घंटे 20 मिनट मान लिया, कोई लिया T2 जो है 7 घंटा 30 मिनट लिया। तो ये मान और ये मान ऐड होगा और ये मान ऐड होगा। तो इसके लिए आगे प्रक्रियाएं यहाँ पे दिखाया गया कि रन पे हमें परिणाम 12 घंटे और 50 मिनट मिलता है रन पे। तो ये आगे कहता है यह ठीक लगता है, ये सही है या नहीं है। यहाँ पे आगे कह रहा है कि जब हम एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ T1 4 घंटा और 50 मिनट लगता है यहाँ पे और T2 को 2 घंटा और 20 मिनट लगता है, यानी 6 घंटा यहाँ पे 4 और 2 6 घंटा 50 20 70 मिनट मिलता है, जो समय मापने का सही तरीका नहीं है। परिणाम होना चाहिए था 7 घंटा 10 मिनट। तो इस तरह से ये कह रहा है। आगे एक और उदाहरण से एहसास होता है कि हमारा एल्गोरिदम तभी काम करेगा जब मिनट प्लस मिनट 2 करते हैं, यहाँ पे मिनट को टोटल करते हैं और उसके बाद 60 से जब नीचे हो तब हम उसको अन्य सभी मामलों में यह हमें वह आउटपुट देगा जो हम चाहते हैं। वैसा नहीं होगा कि जो भी मतलब हम लोग का मिनट में आया उसको लिख दें, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो टोटल अगर 60 से ज़्यादा हो तो एल्गोरिदम को घंटों के योग यानी 1 से बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीक़ा से बोल रहा है लिखने के लिए। जब हम लोग मिनट टोटल करते हैं और जब 70 आ जाता है तो इसको घंटा में बदलने के लिए कह रहा है। और आगे एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो संशोधित एल्गोरिदम होगा, मतलब इसको जब संशोधित किया जाएगा, सही ढंग से किया जाएगा,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रियाएं हैं इस तरीक़ा से बदल जाएगी इफ़ वाले कंडीशन में। तो बस बाकी सब जितने भी थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा इल्स इफ़ का यूज हो जाएगा, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 7 घंटा 10 मिनट दिखा देगा इस प्रक्रिया को। 4 2 6, तो 6 यानी यहाँ पे 50 और 10 20 70 होता है, तो 70 को यहाँ पे 10 मिनट लिख देगा और 1 घंटा इसमें ऐड कर देगा। तो इस ढंग से ये हो जाएगा, ये कह रहा है। आगे कहता है कि मान लीजिए कि हम बिना अंतर्निहित एल्गोरिदम की जांच किए कुछ सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं और यदि एल्गोरिदम में त्रुटियां यानी गलतियां आ जाती है तो विकसित सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ये बात तो सही है, इसलिए एल्गोरिदम की जांच करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलती पकड़ने और सुधारने में लगने वाला प्रयास न्यूनतम होता है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा इसका 4.6 का वेरीफाइंग एल्गोरिदम को समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे 4.7 एल्गोरिदम की तुलना। कंप्यूटर का उपयोग करके किसी भी समस्या को हम लोग हल करते हैं, उसके लिए बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं और इसलिए हमारे पास एक से अधिक एल्गोरिदम हो सकते हैं। तो जितने प्रकार से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतने सारे एल्गोरिदम हम लोग का होगा। आगे क्या कहता है कि जब कोई पूछ सकता है कि कौन सा एल्गोरिदम उपयोग किया जाना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा, ये प्रश्न करता है। तो मान लीजिए कि यह समस्या है कि दिया गया संख्या अभाज्य या प्राइमरी अभाज्य है या नहीं। अभाज्य संख्या कंप्यूटर विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका उपयोग डेटाबेस सुरक्षा, फाइल स्पीडन या डिक्रिप्शन या मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन आदि में किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये एल्गोरिदम यहाँ पे हम लोग ये इसका यूज को हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि उपयोग डेटाबेस सुरक्षा, फाइल संपीड़न या डिप्रेशन मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन आदि में उपयोग करते हैं। किसका? अभाज्य संख्या का। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या को भी हाईलाइट कर देंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक। आगे क्या कहता है कि किसी दिए गए संख्या के अभाज्य होने की जांच करने के लिए 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो 4 अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि भाजक 2 जगह पे लग ही रहा है। पहला तरीका यहाँ पे बताया गया है कि भाजक 2 से शुरू करें, दिए गए संख्या भागफल को विभाजित करें और देखें कि कोई गुणक है या नहीं। तो ये पहला तरीका है। आगे कहता है कि प्रत्येक पुनरावृत्ति में भाजक बढ़ाएं और पिछले चरणों को तब तक दोहराएं जब तक कि भाजक भागफल अधिक हो। मतलब भाजक से भागफल जब तक अधिक ना हो, जब तक ये दोहराने के लिए कह रहा है। यदि कोई गुणक है तो दिया गया संख्या अभाज्य नहीं है। और दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि सभी संख्याओं का प्रतिकर्षण करने के बजाय केवल दिए गए मान भागफल के आधे तक परीक्षण करें, क्योंकि भाजक भागफल के आधे से अधिक नहीं हो सकते हैं। आगे कहता है तीसरा विधि में कि यह विधि में केवल भागफल संख्या के वर्गमूल तक ही
परिकर्षण करें। मतलब कह रहा है कि तीसरा में कि ओनली टेस्ट अप टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिवाइडेंट। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भागफल का वर्गमूल तक ही इसका परिकर्षण होता है। यहाँ पे आगे चौथा में कह रहा है कि जब तक 100 तक के अभाज्य संख्याओं की पूर्व सूची दी गई है, विभाजित करें। सूची में प्रत्येक संख्या द्वारा दिए गए संख्या को विभाज्य करें। यदि किसी भी संख्या द्वारा विभाजित नहीं होता है तो वह संख्या एक अभाज्य संख्या है, अन्यथा वह अभाज्य नहीं है। तो वही अभाज्य का यहाँ अभाज्य संख्या का परिभाषा दिया हुआ है। ये कहता है कि अगर कोई संख्या अपने आप से मतलब कट जा रहा है और जो दिया हुआ संख्या है उसके अलावे किसी और संख्या से अगर भाज्य हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो वह संख्या अभाज्य नहीं है। आगे कहता है कि यह सभी 4 तरीके जांच कर सकते हैं कि कोई दी गई संख्या अभाज्य है या नहीं। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा तरीका बेहतर या अधिक कुशल है। तो ये 4 तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि एल्गोरिदम पहला में कि बहुत अधिक गणनाएं करनी पड़ती है, जिसका अर्थ है कि अधिक प्रसंस्करण समय, यानी सीपीयू जो है यहाँ पे ये अधिक टाइम ले सकता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और आगे क्या कहता है, क्योंकि यह सभी संख्याओं के लिए जांच करता है जब तक भाजक संख्या से छोटा होता है। यदि दी गई संख्या बड़ी है तो यह तरीका आउटपुट देने में अधिक समय लेगा। एल्गोरिदम दूसरा में कहता है कि एल्गोरिदम 1 की तुलना में अधिक कुशल है, क्योंकि यह संख्या के आधे तक ही विभाज्यता की जांच करता है, जिससे अभाज्य संख्या की गणना का समय कम हो जाता है। एल्गोरिदम 3 में और भी अधिक यह कुशल है, क्योंकि यह संख्या के वर्गमूल तक ही विभाज्यता की जांच करता है, जिससे समय और भी कम हो जाता है। और चौथा एल्गोरिदम कहता है कि केवल दी गई संख्या से और छोटी अभाज्य संख्याओं का उपयोग विभाज्यता के लिए करता है। यदि गणनाओं को और भी कम कर देता है, मतलब ये जब करता है दी गई संख्या, मतलब जो छोटी अभाज्य संख्या होता है उससे विभाजित करता है, तो ये जो गणनाएं हैं और भी कम हो जाती हैं, जो समय लग रहा था वो और कम हो जाता है। लेकिन इस तरीके में हमें अब पहले अभाज्य संख्याओं की सूची संग्रहित करनी होती है, मतलब 1 से 100 तक। इसलिए यह अतिरिक्त मेमोरी लेता है। इसका डिसएडवांटेज है कि यह अधिक मेमोरी लेता है। हालांकि गणनाएं कम हो जाती हैं, पर इसके फायदे ये हैं कि ये कम समय में ये पूरा कर देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसलिए एल्गोरिदम की तुलना और विशेषण उसके प्रसंस्करण समय की मात्रा और एल्गोरिदम को चलाने के लिए आवश्यक मेमोरी की मात्रा के आधार पर किया जा सकता है। इन्हें क्रमशः समय जटिलता और स्थान जटिलता कहा जाता है। एल्गोरिदम की तुलना और विशेषण उनके प्रसंस्करण समय की मात्रा और एल्गोरिदम को चलाने के लिए आवश्यक मेमोरी की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इन्हें क्रमशः समय जटिलता और स्थान जटिलता कहा जाता है। ये कह रहा है जब किसी भी एल्गोरिदम की तुलना और विशेषण और प्रसंस्करण का समय की मात्रा एल्गोरिदम को चलाने के लिए आवश्यक मेमोरी की मात्रा के आधार पर किया जा सकता है, तब इन्हें हम लोग समय जटिलता या स्थान जटिलता कहते हैं।
आगे कहता है किसी एल्गोरिदम का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि वे प्रसंस्करण समय जटिलता और उपयोग की गई मेमोरी यानी स्थान जटिलता। यहाँ पे सिंपल भाषा में यहाँ पे बताया कि जब प्रसंस्करण समय जो होता है समय जटिलता को दिखाता है और यहाँ पे उपयोग की गई जो मेमोरी है यह स्थान जटिलता को दिखाता है के मामले में कुछ कितने कुशल हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक बार जब कोई एल्गोरिदम अंतिम रूप से दिया जाता है, जब हम लोग एल्गोरिदम लिख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि इस तरीक़ा से हम लोग को करना है, तो इसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में कोडित किया जाता है। यानी जब भी किसी भी प्रोग्रामर को सबसे पहले एल्गोरिदम मिलता है तो वह उस एल्गोरिदम को हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करता है, जिसे प्रोग्रामर ने चुना हो। जो भी वो हाई लेवल लैंग्वेज चुन सकता है, C++, ये सब सारी लैंग्वेज है। तो आगे क्या कहता है कि निर्देशों का क्रमबद्ध सेट उस प्रोग्रामिंग भाषा में उसकी वाक्य रचना या सिंटैक्स का पालन करते हुए लिखा जाता है। तो जो भी हम लोग एल्गोरिदम में निर्देश करते हैं उसी को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा में उसकी सिंटैक्स का पालन करते हुए कोडिंग करते हैं। आगे कह रहा है कि सिंटैक्स नियमों का व्याकरण का सेट होता है। सिंटैक्स नियमों या व्याकरण का सेट होता है जो भाषा में कथनों के निर्माण को नियंत्रित करता है। जो भी हमारे कथन होते हैं एल्गोरिदम के, उसको यह नियंत्रित करता है। आगे कह रहा है कि जैसे कि वर्तनी, शब्दों का क्रम, विराम चिन्ह आदि, इस प्रकार से कथन हो सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्तनी या शब्द के क्रम के रूप में या विराम चिन्ह आदि, इस तरीक़ा से कथन होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। आगे कहता है कि मशीन भाषा या तो निम्न स्तरीय भाषा जो केवल 0 और 1 से बनी होती है, या कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का आदर्श तरीका है। मतलब ये बोल रहा है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का सबसे आदर्श तरीका 0 और 1 से बनी होती है, मतलब इसी प्रक्रिया को लिखता है। आगे कहता है कि बाइनरी अंकों का उपयोग करके लिखे गए प्रोग्राम सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा समझे जाते हैं। ये इंसान इसको नहीं समझ पाता है। तो बाइनरी से जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, उपयोग करके जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, उस प्रोग्राम को सीधे कंप्यूटर या हार्डवेयर समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकता है। आगे कह रहा है लेकिन इन्हें मानवों के लिए समझना और संभालना कठिन होता है। इस कारण उच्च स्तरीय भाषाओं का आविष्कार हुआ था जो प्राकृतिक भाषाओं के करीब होती है। जो हम लोग नेचुरल भाषाएं जो भी हम लोग बोलते हैं उसके करीब होती है ये उच्च स्तरीय भाषा, और पढ़ने, लिखने तथा बनाए रखने में आसान होती है। इसको पढ़ना आसान है, लिखना भी आसान है, तो इसीलिए बोला गया कि प्राकृतिक नेचुरल भाषाओं के करीब होती है हाई लेवल लैंग्वेज। आगे कहता है लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा सीधे समझी नहीं जाती। ये सीधे नहीं समझी जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको समझने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, जैसे कि इनकोडर हो गया।
उच्च स्तरीय भाषाओं का एक लाभ यह है कि पोर्टेबल होता है, अर्थात वे बिना या बहुत कम संशोधनों के विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों पर चल सकती हैं। आगे कहता है कि निम्न स्तरीय प्रोग्राम केवल एक प्रकार के कंप्यूटर पर ही चल सकते हैं और दूसरे प्रकार के सिस्टम पर चलाने के लिए उन्हें फिर से लिखना होता है। तो ये डिमेरिट है निम्न स्तरीय प्रोग्राम का। आगे कहता है कि फोर्ट्रेन, सी प्लस प्लस और जावा, पाइथन ये सारी उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। आगे कहता है कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम स्रोत कोड कहलाता है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। हमें सोर्स कोड को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने योग्य मशीन भाषा में अनुवादित करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, का उपयोग करते हैं अनुवादित करने के लिए। हमने अध्याय 1 में कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा था। कई प्रोग्रामिंग भाषाएं उपलब्ध है और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त भाषा चुनने के लिए कई कारकों पर विचार करना होता है। यह उस प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है जहां प्रोग्राम चलेगा। हमें यह तय करना होता है कि एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा या मोबाइल एप्लीकेशन होगा या वेब एप्लीकेशन होगा। पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि ये जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा या मोबाइल एप्लीकेशन होगा या वेब एप्लीकेशन होगा। डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन आमतौर पर किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ हार्डवेयर के लिए विकसित किए जाते हैं, जबकि वेब एप्लीकेशन विभिन्न उपकरणों पर वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं और क्लाउड पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। आगे कहता है कि इसके अलावा प्रोग्राम केवल कंप्यूटर, मोबाइल या वेब ब्राउज़र पर काम करने के लिए ही विकसित नहीं किए जाते हैं, बल्कि इन्हें एम्बेडेड सिस्टम जैसे डिजिटल घड़ी, MP3 प्लेयर, ट्रैफिक सिग्नल या वाहन चिकित्सा उपकरण और अन्य स्मार्ट डिवाइस के लिए भी इसका मतलब यूज किया जाता है, लिखा जाता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है जो भी हम लोग करते हैं ये सारी बस केवल मोबाइल और कंप्यूटर या वेब ब्राउज़र में काम नहीं करता है, बल्कि ये घड़ी, MP3 प्लेयर, ट्रैफिक सिग्नल, वाहन चिकित्सा उपकरण और अन्य स्मार्ट डिवाइस में भी लिखा जाता है। कोड को कह रहा है कि कोड जो हम लोग लिखते हैं वह केवल कंप्यूटर या मोबाइल या वेब ब्राउज़र पे काम करने के लिए केवल नहीं लिखते हैं। कोड का उपयोग यहाँ घड़ी, MP3 प्लेयर, ट्रैफिक सिग्नल या वाहन चिकित्सा उपकरण, अन्य स्मार्ट डिवाइस के लिए भी हम लोग कोडिंग करते हैं। आगे कहता है कि ऐसे मामलों में हमें अन्य विशेष प्रोग्रामिंग टूल्स की तलाश करनी होती है या कभी-कभी असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने होते हैं। तो असेंबली भाषा में भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले 0-1 में लिखते थे, उसके बाद असेंबली भाषा में लिखने लगे और जब से हाई लेवल लैंग्वेज आया तो हम लोग C++, जावा, पाइथन ये सब में भी हम लोग कोडिंग करने लगे। कभी कभी कोई समस्या जटिल हो सकती है, अर्थात उसका समाधान सीधे तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में हमें इसे सरल भागों में विभाजित करना होता है
आइए उस रेलवे आरक्षण प्रणाली को देखें जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। एक अच्छी रेलवे आरक्षण प्रणाली डिजाइन करने का जटिल कार्य प्रणाली के विभिन्न घटकों को डिजाइन करने और फिर उन्हें प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने के लिए बनाना माना जाता है। तो ये कह रहा है कि कभी-कभी समस्या जटिल हो सकती है, अर्थात उसका समाधान सीधे तौर पे निकल नहीं सकता है। तो ऐसे मामलों में हम लोग को उसको डिवाइड करना होता है छोटे-छोटे भाग में। तो ये कह रहा है कि पहले हमने बात किया है रेलवे आरक्षण प्रणाली के बारे में, तो उसी के बारे में आगे चलिए देख लेते हैं कि इस तरह से जटिल प्रणाली जब होता है तो हम लोग किस तरह से एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। जटिल समस्या विघटन द्वारा हल करने और मूल विचार यह है कि जटिल समस्या को छोटे उप समस्याओं में विभाजित किया जाता है, जैसे कि दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक समस्या दिखाया गया है आकृति 4.12 में। यह उप समस्याएं मूल समस्या की तुलना में हल करने में अपेक्षाकृत आसान है। अंत में उप समस्याओं को तार्किक तरीके से संयोजित किया जाता है ताकि बड़ी मुख्य समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सके। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेन की जानकारी, यहाँ पे दिन, समय, स्टेशन, क्लास और बर्थ दिया गया है। तो ये पहले एक यहाँ पे फॉर्मेट तैयार किया गया है, एक छोटा सा सबसेट में इसको पहले डिवाइड किया गया है, उप समस्या में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आरक्षण जानकारी बुकिंग खोली या बंद, उपलब्ध या प्रतीक्षा सूची या रद्दीकरण या रिफंड। और आगे यहाँ पे दिखाया गया है साइड में के बारे में जानकारी, कर्मचारी सुरक्षा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, भोजन सेवा, बिलिंग सेवा, रेलवे के बारे में अन्य विवरण। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। आगे देखते हैं नीचे। तो ये उप समस्याओं को, कोई बड़ी समस्याओं को उप समस्याओं में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये रेलवे आरक्षण प्रणाली का एक एग्जाम्पल था। आगे कहता है कि एक जटिल समस्या को उप समस्याओं में विभाजित करने का मतलब यह भी है कि प्रत्येक उप समस्या को विस्तार से जांचा जा सकता है। प्रत्येक उप समस्या को स्वतंत्र रूप से और विभिन्न व्यक्तियों या टीमों द्वारा हल किया जा सकता है और विभिन्न टीमों का विभिन्न उप समस्याओं पर काम करना भी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि विशिष्ट उप समस्याओं को उन टीमों को सौंपा जा सकता है जो ऐसी समस्याओं को हल करने में विशेषज्ञ हैं। तो ये फायदे बताया गया है कि जब हम लोग किसी बड़े समस्या पे काम करते हैं तो उसको छोटे छोटे समस्या में जब विभाजित कर देते हैं तो हर एक समस्या उप समस्या को किसी टीम मेंबर को दे सकते हैं जो कि उसमें विशेष समझ रखता हो। आगे क्या कहता है कि कई वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं जिन्हें विघटन यानी जिसे डीकम्पोजिशन कहते हैं का उपयोग करने का हल किया जाता है, मतलब उसको ये डिवाइड करके हल किया जाता है। आगे कहता है कि उदाहरणों में गणित और विज्ञान की समस्याओं का समाधान स्कूल में कार्यक्रम प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान और वितरण प्रबंधन प्रणाली, ये सब सारी एक मतलब डिफ़िकल्ट समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग विभाजित करके इस समस्या का हल निकाल सकते हैं।
आगे क्या कहता है कि एक बार जब व्यक्तिगत उप समस्याओं को हल कर लिया जाता है तो उनकी शुद्धता के लिए यानी परीक्षण के लिए करना आवश्यक हो जाता है। जब कोई एक उप समस्या का हल हो चुका है तो उसका परीक्षण हम लोग करते हैं, उसको आवश्यक होता है परीक्षण करना और उनकी एकीकृत करके पुनः समाधान प्राप्त करना होता है। तो जो अगर वो पूर्ण रूप से सही समाधान उसका हो जाता है तो उसको एकीकृत किया जाता है, मतलब एक जगह कहीं पे उसको रखा जाता है और जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन समस्या है, उसमें काम किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो भी जितना भी बड़ी समस्याएं होंगी वो सॉल्व हो जाएगा उप समस्याओं को में डिवाइड करके। आगे इस चैप्टर्स का कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट सारांश हैं, तो इसको देख लेते हैं एक-एक करके। पहला कहता है कि एक एल्गोरिदम को एक चरण दर चरण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे कहता है कि जिसे सही ढंग से पालन करने पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया होता है। जैसे किसी भी एल्गोरिदम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको परिभाषित करते हैं जिससे सही ढंग से, मतलब हम लोग को जो भी परिणाम चाहिए होता है, जो भी आउटकम चाहिए होता है, वो हमको मिल सके। आगे कहता है कि एल्गोरिदम की एक निश्चित शुरुआत और एक निश्चित अंत होता है और इसमें सीमित संख्या में चरण होती है। तो ये चरण बाई चरण ही होते हैं, तो इसका एक निश्चित शुरुआत होगी और इसका एक निश्चित अंत भी होगी। ये लास्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है यहाँ पे कि एक अच्छा एल्गोरिदम जो सटीक, अद्वितीय और सीमित होता है वह इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है। मतलब जो भी अच्छे एल्गोरिदम जिसको हम लोग कहते हैं तो वो एक तरह से सटीक होता है और अद्वितीय होता है, यूनिक होता है एंड फाइनाइट होता है और साथ ही साथ यह सीमित होता है, जो जिसके कारण से ये हम लोग को इनपुट प्राप्त करता है जो हम लोग इसको देते हैं और आउटपुट उत्पन्न करता है अच्छी तरीक़ा से। तो ये कह रहा है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ दिए हुए हैं जिसमें यहाँ पे कहता है कि प्रभावी एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें, अच्छे एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें इनपुट अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वांछित आउटपुट की पहचान करनी होती है। अब अच्छे एल्गोरिदम या प्रभावी एल्गोरिदम लिखने के लिए हम लोग को जो इनपुट हम दे रहे हैं उसकी अनुसरण अच्छी तरह से हम लोग करते हैं जिससे कि हम लोग को वांछित आउटपुट की पहचान होती है। और यहाँ पे आगे कहता है कि एक फ्लो चार्ट एक प्रकार का आलेख है। जो फ्लो चार्ट है किसी भी एल्गोरिदम के लिए हम लोग लिख सकते हैं उसका फ्लो चार्ट। तो ये कहता है कि यह एक आलेख होता है फ्लो चार्ट, जो कि विभिन्न प्रकारों का उपयोग करके एल्गोरिदम को ग्राफिक रूप से दर्शाता है, जो कि तीरों द्वारा जुड़े हुए क्रम में होते हैं। तो फ्लो चार्ट के एक अलग अलग चित्र होते हैं और जो कि अपने अपने चित्र के माध्यम से वो एल्गोरिदम को दर्शाता है। तो यहाँ पे कह रहा है लास्ट लाइन में कि एक एल्गोरिदम जिसमें सभी चरण एक के बाद एक निष्पादित होते हैं उसे अनुक्रम में निष्पादित कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हम एल्गोरिदम के जितने भी चरण होते हैं एक के बाद एक निष्पादित होते हैं जिसको हम लोग अनुक्रम में निष्पादित कहा जाता है। आगे कहता है कि निर्णय लेना एक स्थिति के परिणाम के आधार पर विकल्पों में से एक का चयन करना शामिल है। जब भी हम लोग किसी चीज़ को निर्णय लेते हैं, मान लीजिए एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो 2-3 तरीक़ा से एल्गोरिदम हमने एक समस्या का एल्गोरिदम लिखे
और उसमें हम लोग को निर्णय करना होता है, तो वो एक तरह से स्थिति का परिणाम के आधार पर विकल्पों में से एक को चयन करना होता है। आगे कहता है कि एक एल्गोरिदम में कुछ चरण हो सकते हैं। एक एल्गोरिदम में कुछ चरण हो सकते हैं जो सीमित संख्या में दोहराए जाते हैं। तो ऐसे एल्गोरिदम भी होते हैं जिसमें एक ही मतलब एक सीमित संख्या में मतलब कुछ ऐसे कोड होते हैं जिसे बार बार दोहराए जाते हैं। ऐसे एल्गोरिदम को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति मूलक इंट्यूटिव कहा जाता है, जो हमने इस अध्याय में पढ़ा था। आगे कहता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो किसी भी समस्या को हम लोग एक से अधिक तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, इसलिए किसी विशेष समस्या के लिए एक से अधिक एल्गोरिदम हो सकते हैं। तो जितने तरीके से हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उतने तरीके के हम लोग का एल्गोरिदम हो सकते हैं। आगे कहता है कि एल्गोरिदम का चयन समय और स्थान, जटिलता, टाइम और स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जब भी हम लोग एल्गोरिदम का चयन करते हैं तो उसमें हम लोग को ये ज़रूर देखना है कि समय कितना लग रहा है इसमें, और ये स्थान इसका जटिलता कितना है। टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एल्गोरिदम को चयन करने के लिए। मान लीजिए किसी भी समस्या को हम लोग सोच रहे हैं तो 2 तरीक़ा से हम लोग, 3 तरीक़ा से, 4 तरीक़ा से सोच सकते हैं, लेकिन जिसमें हम लोग का समय की बचत हो और स्थान कम लगे, जटिलता हो, समझने में आसान हो, तो उस को ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसी पे हम लोग को एल्गोरिदम को चयन करते हैं। ये कुछ अभ्यास में यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं और हम इस चैप्टर से MCQ अगले वीडियो में लाएंगे। हो सकता है 100 MCQ आएंगे इस चैप्टर से, तो उसे देखिएगा आप ज़रूर। फिर मिलते हैं हम आपको 5वां चैप्टर में। 5वां चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है? 5वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो यहाँ से तो प्रश्न बहुत ही कम आते हैं, पर आते हैं। ये है कि 1-2 क्वेश्चन BPSC TRE 4.0 में पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर हम परसों से इसको शुरू करेंगे, या हो सकता है कल से ही स्टार्ट कर दें। 1-2 पैराग्राफ हम इसमें पढ़ लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।